हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं आरंभ बैच एसएससी जेई 2024 के लिए। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए बैच जो है ये ऑनगोइंग है यूट्यूब चैनल पर। और इसी के साथ आप सभी के लिए ऐप जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। डेल्टा एकेडमी का ऐप जो है उसके अंदर, और उस ऐप में कोर्स आपके लिए स्टार्ट हो चुका है संग्राम बैच का। तो अगर आपने अभी तक संग्राम बैच में ज्वाइन नहीं किया है खुद को, तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए यार। 14 ऑफ जनवरी तक तो बढ़िया सा ऑफर भी चल रहा है उस पर। कोर्स एकदम डिस्काउंटेड फी ऑफ 821 रुपीज़ पर अवेलेबल है आप सभी के लिए। आज का ये बैच जो है इसको मस्त तरीके से करते हैं स्टार्ट। और हाँ, संग्राम बैच की जो वो है ना, जो ऐप की लिंक है, कोर्स की लिंक है, वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो आरंभ बैच जो आप लोगों के लिए ऑन गोइंग है, आई होप आप लोग मस्त तरीके से रेगुलरली क्वेश्चंस बना रहे हैं। दोपहर के 2 बजे वाली जो बैच है आप लोगों की, जिसमें एसएससी के लिए हम लोग क्रैश कोर्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं चीज़ों को, वो थोड़ा सा भी इस बीच में पॉज हुई है, बट उसको ग्रेजुअली हम लोग तुरंत ही स्टार्ट कर लेंगे और मस्त तरीके से आगे का कंटेंट आपके लिए दोबारा से मैं प्रोवाइड करने लग जाऊंगा। तो एकदम आप निश्चिंत रहिएगा, उसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हाँ, क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए अब लाइव भी आने वाली है जल्दी ही। थोड़ा सा प्लानिंग का पार्ट जो है वो अभी बचा हुआ है उसके लिए, क्योंकि जस्ट मैं अभी ऐप की चीज़ों में थोड़ा सा बिजी हूँ कि ऐप के लिए अभी आप लोग के लिए बहुत बढ़िया लेवल पे मैं क्वेश्चन लेकर के आना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं अभी थोड़ा सा और इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि ऐप पे आप लोगों के लिए पोल बेस्ड फीचर जो है वो क्रिएट हो चुका है। उसको हम लोग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन स्टेट पर लेकर के आ रहे हैं, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से पोल बेस्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, और एकदम शानदार तरीके से आप क्वेश्चंस हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो जब प्रिपरेशन करें तो एकदम जितने भी आपके पास टूल्स हैं उसका भी फुल ऑन इस्तेमाल करना है हमको, अलॉन्ग विद द नॉलेज पार्ट। तो ये ज़रूरी पार्ट है यार। चलिए, तो आरंभ बैच शुरू करते हैं। और आज के सेशन में भी हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के ही क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। अभी वीक नंबर 5 जो है ये ऑन गोइंग है, जिसमें इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के क्वेश्चन हम लोग 8 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, ठीक। पिछली क्लास में आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे मेजरमेंट के। अब आज की क्लास में, आज है 11th ऑफ जनवरी और डे नंबर 17 है। आज की क्लास में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो मेजरली टॉपिक क्या रहेगा हमारा? एरर एनालिसिस का ही टॉपिक ज़्यादातर रहने वाला है, ठीक है। एरर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, कुछ अलग अलग टाइप के सिस्टमैटिक वगैरह हो गया, रैंडम हो गया, इन सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर्स वगैरह पे। चलिए, फिलहाल तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है जो कि एरर का नहीं है। तो देखते हैं कहाँ का क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ अ वेव फॉर्म इन CRO is obtained by which of the following relation? Period of a waveform in CRO is obtained by which of the following relation? फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि पीरियड का एक्सप्रेशन होगा द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑक्यूपाइड बाय वन साइकिल इनटू टाइम। देखिए यहाँ पर ना ये वाला एक्सप्रेशन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मैं आपको बताता हूँ। CRO के केस में जब हमको टाइम पीरियड डिफाइन करना होता है तो हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, हम लोग इसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिवीजन, सॉरी, नंबर ऑफ डिवीजन्स occupied by one cycle into time upon division, into time upon division। इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेशन बनाते हैं और उसी से आपको कंप्लीट टाइम पीरियड जो है वो निकल के मिलती है। उसी से आपको टोटल टाइम पीरियड या कंप्लीट टाइम पीरियड जो है उसका एक्सप्रेशन मिलता है। तो ये आपको कहां पर दिख रहा है भाई? ये आंसर आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 3 पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 पर आपको फिक्स्ड ये पूरा का पूरा यही दिख रहा है ना, बाय वन साइकिल इनटू टाइम अपॉन डिवीजन, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। अभी आप लोगों की मेजरमेंट की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। ये सारा चीज मस्त तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे जो एसएससी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। लिखा हुआ है, हाउ इज द वेव फॉर्म इन अ CRO एडजस्टेड? वेव फॉर्म इन अ CRO, उसको कैसे एडजस्ट करते हैं? तो डायरेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का कि थ्रू द शिफ्ट कंट्रोल्स। ना उसमें वोल्टेज एडजस्टमेंट की नीड है, ना बाय रिड्यूसिंग द करंट। सीधे सीधे आप शिफ्ट कंट्रोल्स का एडजस्टमेंट करके, CRO के भीतर आप देखे भी होंगे कि पिछले केस में भी हम लोगों ने देखा था, एनोड्स का जो केस था वो आपका फोकल या मैग्निफिकेशन को एडजस्ट करने के लिए यूज करते थे हम लोग, ठीक है। एनोड का जो पोर्शन था, दो एनोड के बीच का, ये इस तरीके का जो पोर्शन हम लोग देखे थे, ऐसा रहता है ना एनोड का ऐसे प्लेसमेंट, इसके बीच का ये वाला पोर्शन। तो इनकी हम लोग इसीलिए जो साइजेस है या जो पोटेंशियल है उसका भी डिफरेंस पर रखते हैं, और हम लोग यहाँ का जो शिफ्ट कंट्रोल है उसका यूज़ करते हैं बेसिकली, ताकि वेव फॉर्म को एडजस्ट किया जा सके। तो शिफ्ट कंट्रोल प्रॉपरली इस चीज़ के लिए होता है। बाय रिड्यूसिंग द करंट जरूरत नहीं है इसकी, बाय द मीन्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं हम लोग फिर इसके बाद। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर?
इनमें से कौन से एरर को आप रैंडम एरर क्लासिफाई करेंगे? अरे भाई रैंडम एरर का मतलब क्या होता है? तो रैंडम एरर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा अनसर्टन एरर जो पहले से खास प्रिडिक्टेबल ना हो, जिसको कि हम प्रिडिक्ट ना किए हो, अनसर्टन है, ना डायरेक्शन स्पेसिफिक है ना साइन स्पेसिफिक है उसके अंदर, ठीक है। एक जैसे आपका एक एरर होता है जिसको कि हम लोग सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, ठीक है। एक होता है जिसको सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। उसको क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि डायरेक्शन उसमें फिक्स रहती है, साइन फिक्स रहता है कि पॉजिटिव साइन होगा इस डायरेक्शन में, इस दूसरे डायरेक्शन में अपोजिट में एक्ट कर रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में साइन होगा, है ना। अगर आपके जिस चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हो उसी की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन से शो करते हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन से शो करते हो। कौन सा एरर होता है ये? स्पेसिफिकली दैट इज अ सिस्टमैटिक एरर। लेकिन जब रैंडम एरर की बात करता है तो इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता है चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। और रैंडमली अलाइन हो सकता है, रैंडमली ये शुरू हो सकता है किसी भी चीज़ में, इर्रेगुलर अरेंजमेंट इसका हो सकता है, इर्रेगुलरली ये प्लेस्ड होगा, ठीक है। तो ये इर्रेगुलर एरर्स की कैटेगरी में आता है। और इसका एग्जाम्पल दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है? इसका एग्जाम्पल दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा देखते हैं? कैलिब्रेशन एरर इसमें नहीं आएगा, मिस अलाइनमेंट एरर भी नहीं आएगा, पैरेलैक्स एरर जो है नहीं, ह्यूमन एरर्स के कैटेगरी तक में देख सकते हो आप इसको। एरर रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रिक्शन, एरर रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रिक्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन हैज टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसी को आप रैंडम एरर की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो, बाकी इनमें से नहीं, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक एंड द करस्पॉन्डिंग पैरामीटर इज नोन एज, द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक एंड द करस्पॉन्डिंग पैरामीटर को क्या बोलेंगे हम लोग? ये कौन से टाइप का एरर होता है? तो वैसे तो ये नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको कि दैट इज अ सैम्पलिंग एरर, बट इसके बीच इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसमें होता क्या है कि जब आप सैंपल स्टैटिस्टिक की बात करते हो तो अगर सपोज कर लीजिए कि टोटल पॉपुलेशन है हमारे पास, यहाँ पर टोटल n नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। इसमें से हमने कोई 3 या कोई 2 सैंपल्स को उठाया, ठीक है, कोई 2 सैंपल्स को उठाया और इन सैंपल की स्टैटिस्टिक जो निकाला उन्हीं को सैंपल स्टैटिस्टिक बोलेंगे हम लोग। अब दो चीज हो सकती है कि या तो ये सैंपल पूरी तरह से इस कंप्लीट पैरामीटर को डिफाइन करते होंगे, ठीक है, कि इस सैंपल से जो आपको आउटपुट निकल के मिल रहा है वो इस पूरे पॉपुलेटेड सैंपल को या पूरे पॉपुलेटेड डेटा को डिफाइन करते होंगे प्रॉपरली, एक चांस से। दूसरा कि या तो इसमें एरर होगा, इसमें अगर एरर होगा तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि ये करस्पॉन्डिंग पैरामीटर को डिफाइन ही नहीं करते हैं और ये उससे एक अलग ही आउटपुट या अलग ही कैरेक्टरिस्टिक ट्रेस कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तब उस कंडीशन में आप बोलेंगे कि वहां पर सैंपलिंग एरर आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज कर लीजिए कि आप गए आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए, ठीक है, आपका एक दिन अचानक से मूड हुआ आइसक्रीम टेस्ट करने का, चलो ठीक है। तो आप क्या करें, आप एक शॉप पे गए, शॉप वाले को बोले कि भैया जितनी भी आइसक्रीम होगी सब लाके मेरे सामने टेबल पे रख दो और मैं उसमें से सब कुछ सैंपल्स उठाऊंगा, 2-3 सैंपल अगर पसंद आ गए तो मैं फिर पूरे बैच के बारे में बताऊंगा, पूरे पॉपुलेशन के बारे में बताऊंगा कि वो अच्छा है बुरा है क्या है उसके साथ सीन, ठीक, चलो बढ़िया है। तो उसने आपको एक कोन वाला आइसक्रीम आपके सामने रख दिया, एक बार वाला आइसक्रीम रख दिया, एक कप वाला आइसक्रीम रख दिया, एक ऐसे बॉल वाला आइसक्रीम रख दिया और एक जो है केक रख दिया आपके पास, ठीक है, एक ऐसा बटर वाला केक रख दिया। अब आप सैंपल उठाने के समय और मान लीजिए केक के बगल में एक आपके पास क्या रख दिया, एक समोसा भी रख दिया यहाँ पे। अब बताइए आप क्या सैंपल उठाएंगे? सपोज कर लीजिए आपने ये समोसा और ये जो केक है इसको उठा दिया और आप टेस्ट क्या करने बैठे थे? आप आइसक्रीम टेस्ट करने बैठे थे, ठीक है। आपको उसमें से बताना था कि कौन सा वाला आइसक्रीम बढ़िया है या डिफाइन करना था कि ओवरऑल आइसक्रीम जो है वो सब सही अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं या उसमें से कौन सा लेने लायक है। और आपने जो सैंपल निकाला वो तो डिफाइन ही नहीं कर रहा है, तो इनके बीच में क्या आ गया? एरर आ गया। वहां पर कौन सा एरर आ गया? वही सैंपलिंग एरर आ गया कि जिस सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक की आप बात कर रहे हो वो ओवरऑल करस्पॉन्डिंग डेटा से मैच ही नहीं कर रहा है, ओवरऑल करस्पॉन्डिंग डेटा से वो अपना मैच शो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सैंपलिंग एरर बेसिकली स्टैटिस्टिकल एरर के फॉर्म में हम लोग बताते हैं, है ना, जब कोई एनालिस्ट जो होता है वो उस सही सैंपल को सेलेक्ट नहीं करता जो उस पूरे बैच को, जो उस पूरे पॉपुलेशन को डिफाइन कर सके, ठीक है, कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ डेटा जो है उसको रिप्रेजेंट ना करे, उस कंडीशन में क्या होता है? सैंपलिंग एरर आ जाता है, ठीक है। तो आप टेस्ट की आप बोले अरे ये तो
इसमें थोड़ा सा कोई कोई फॉरेनर पर्सन उसने कभी समोसा नहीं खाया, ठीक है, तो अब वो टेस्ट करेगा आइसक्रीम के नाम पे, शॉप वाले ने उसको समोसा और एक केक भी रख दिया उसके साथ, और सैंपल में उसने वही दोनों उठा लिया, वो समोसा खाएगा, बोलेगा अरे आइसक्रीम तो तीखी लग रही है, ठीक है, तो ये तो बहुत ही तीखी सी आइसक्रीम है करके, तो वो वैसा जजमेंट बनाएगा, वो अपने डेटा में लिख देगा कि यहाँ की आइसक्रीम तीखी भी होती है कुछ। अब सब सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये कौन सी आइसक्रीम खा के आ रहा है करके, ठीक है, तो सैम्पलिंग एरर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल जो है इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे तीखी वाली आइसक्रीम से दूर ही रहना है, ठीक है, समोसे को समोसा बना के ही खाना है। द वेइंग मशीन मोस्टली ओवर मेजर्स द वेट ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, इस पे बहुत सारी आंटियां जो है वो गुस्सा हो जाएंगी कि वेइंग मशीन जो है वो ज़्यादा वेट दिखाने लग जाए तो पहले तो वहीं लड़ाई हो जाएगी, जो वेइंग मशीन का ओनर है वो बंद अगले दिन जेल में। इट विल बी सेड टू बी इंडिकेटिव ऑफ, अब देखिए बोलता क्या है, द वेइंग मशीन मोस्टली ओवर मेजर्स द वेट ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इसको इंडिकेटिव ऑफ क्या बोला जाएगा, ऐसा इस तरीके से होता है कि वेइंग मशीन जो जितना वेट है उससे ज़्यादा दिखा रहा है किसी का, ठीक है, तो इंसान सबसे पहले तो ऑफेंड हो जाता है, एरर तो छोड़ दो बाद में पढ़ेंगे एरर, ठीक है, इंसान जो है वो सबसे पहले गुस्सा हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। चलिए ठीक, उसको क्या बोलेंगे, रैंडम एरर बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे, स्टैंडर्ड एरर बोलेंगे, या फिर उसको प्रोबेबल एरर बोलेंगे, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ये एक तरीके का सिस्टमैटिक एरर है जहाँ पे फॉल्ट आइडेंटिफाइबल है, जहाँ पर फॉल्ट जो है वो प्लस में है कि माइनस में। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि सिस्टमैटिक एरर में क्या होगा कि जो एक्चुअल वैल्यू है इससे आगे जा रहे हैं हम या उससे पीछे जा रहे हैं, मतलब जो रीडिंग आप देख रहे हैं वो उससे आगे की हो रही है या उससे पीछे की हो रही है, उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि उसका साइन फिक्स्ड है कि इधर इट कैन बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव। तो ये सिस्टमैटिक है, ये सिस्टमैटिक है, और इसीलिए ये एरर भी सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में आएगा, बोल सकते हैं इसको, यस डेफिनेटली इट इज अ सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, कि वजन ज़्यादा दिखा रहा है, उनको एक बार बताइएगा अगर ऐसा किसी को हो रहा है तो, कि भाई उनको बताइएगा नहीं आपका हेल्थ नहीं बढ़ा है, आपके डिवाइस में सिस्टमैटिक एरर आ गया है, तो उससे उनको थोड़ा सा सांत्वना मिलेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द करंट पासेस थ्रू द रेजिस्टेंसेस इन द व्हीटस्टोन ब्रिज व्हाट हैपेंस, करंट जब रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रही है किसी व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर तो क्या हो रहा है उसके भीतर, सिंपल सी बात है, हीट डिसिपेशन होगा यार, पावर लॉस होगा उसके भीतर, द टेम्परेचर विल इंक्रीज ड्यू टू द पावर डिसिपेशन, आई स्क्वायर आर टी का फंडामेंटल फॉलो होगा यहाँ पर। बाकी देखिए वोल्टेज ड्रॉप वगैरह की बात, नल डिटेक्टर बर्न्स, बैक ईएमएफ इंड्यूस, डिपेंड करेगा सब वैल्यूज के ऊपर, लेकिन एक चीज जो तय है जो होगा ही होगा, दैट इज टेम्परेचर राइज पावर डिसिपेशन की वजह से। तो ये तो ठीक, ये तो जनरल सा क्वेश्चन था। और देखें जरा, सातवां क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर के इंक्रीज का, ठीक। भाई देखिए ये तो डिपेंड करेगा कि एलिमेंट है कौन सी मटेरियल, वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है। वैसे आंसर करने के समय बाय डिफॉल्ट आप कंडक्टर का एग्जांपल लेकर के आंसर कर सकते हैं, कंडक्टर को एज अ रेफरेंस देखते हुए आप अगर आंसर करेंगे तो आपका आंसर बेस्ड होगा इस फैक्टर पे कि कंडक्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को एक्सपीरियंस करता है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब टेम्परेचर का राइज उसकी रेजिस्टेंस को भी राइज करवाएगा, ठीक है। तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शुड बी द राइट आंसर, कि टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ गई, बिल्कुल, कंडक्टर का रेफरेंस है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगा ना सीधे, टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी उसकी, कंडक्टेंस फिर कम होने लग जाएगी। इंसुलेटर के केस में ठीक उल्टा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। पीटीसी का एग्जांपल लेकर के एज अ कंडक्टर अज्यूम करके आप इसको सॉल्व करेंगे। जब ऐसा केस हो, स्पेसिफाई ना हो आपको एलिमेंट, तो बाय डिफॉल्ट आप मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले हैं, हम लोग कंडक्टर ही सोचते हैं। चलो ठीक है, वैसे कमीशन ने भी आंसर उसी को ही दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ इन द केस ऑफ ओवर डैम्पिंग द इंस्ट्रूमेंट विल बी ओवर डैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ओवर डैम्पिंग को ऐसा समझिएगा कि ओवर टाइम काम किया हुआ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ओवर डैम्पिंग को ऐसा समझिए, याद रखने के लिए, एग्जाम में याद रखने के लिए, अगर आप ओवर डैम्पिंग का केस देख रहे हैं तो इसको आप ओवर टाइम के हिसाब से सोचिएगा, मतलब आपके याद रखने के लिए, इसका टेक्निकल कोई रेफरेंस नहीं है। तो ओवर टाइम कोई बंदा अगर काम करके आया है, उसकी 9-10 घंटे की शिफ्ट है, उसके बाद वो और 8 घंटे का ओवर टाइम करके आया है, अब वो पहुंच रहा है रास्ते में, तो वो कैसा दिखेगा, वो उसकी एक्टिविटीज़ कैसी रहेगी, उसको आप बोलोगे कि फटाफट से एक कप चाय बना के ले आओ,
तो वो कितनी स्पीड से बना पाएगा? बहुत धीरे धीरे जाएगा, आराम से कपड़े चेंज करेगा, हाथ पैर ढीले ढाले हो चुके होंगे उसके, और बिल्कुल थके हुए एकदम आराम से स्लो स्पीड में 1-1.5 घंटे में चाय बना करके लाएगा। वही हाल इस मीटर का भी रहेगा। ये मीटर भी अपनी रीडिंग तक पहुंचने में इसको सदियां लग जाएंगी, ठीक है। और वैसे वो अपनी फाइनल रीडिंग तक पहुंच भी नहीं पाएगा। स्लो एंड लेथार्जिक वर्किंग जो होता है हमेशा ओवर डैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट का जो आउटकम है, जो विजिबल जो चेंजेस है उसकी वर्किंग में, वो इस प्रकार से आपको दिखता है। फास्ट एंड सेंसिटिव तो छोड़ दो, इसकी तो कोई कहीं पे बात ही नहीं है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब आप इसका ग्राफ देखते हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कंडीशन एक हो गया, एक कंडीशन हो गया आपका ये डैम्पिंग वाला कंडीशन, और एक कंडीशन हो गया इस तरीके से, ठीक है। ऐसे 3 कंडीशंस हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका अंडर डैम्प्ड कंडीशन, ये वाला, तो ये हो गया आपके पास अंडर डैम्प्ड कंडीशन। फिर इधर हो गया क्रिटिकली डैम्प्ड, और फिर हो गया ओवर डैम्प्ड, ठीक है। तो मशीन के केस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमको इसका वर्किंग पता रहना चाहिए कि किस कंडीशन पे आपका मशीन जो है वो किस तरीके का बिहेव करेगा, ठीक है। इसमें क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड में आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना कि कौन सा कैसा वाला डैम्प्ड है? ये वाला जो है दिस इज द ओवर डैम्प्ड कंडीशन। इस वाले को मैंने यहाँ लिख दिया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इसको रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक है। और बाकी अंडर डैम्प्ड तो दिख ही रहा है अलग से, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अंडर डैम्प्ड, देन क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन, एंड देन दिस लास्ट वन इज फॉर द ओवर डैम्प्ड कंडीशन। ओके, तो स्लो एंड लेथार्जिक, ठीक है भाई। थका हुआ इंसान चाय बनाने जैसे जाता है, वैसे ही मीटर की पॉइंटर जो है वो भी आगे बढ़ेगी उसी हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लिखा हुआ टू मिनिमाइज द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द सर्किट अंडर टेस्ट। टू मिनिमाइज द लोडिंग इफेक्ट ऑफ सर्किट अंडर टेस्ट, द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द डिवाइस मस्ट बी। इनपुट इम्पिडेंस जो है डिवाइस का, उसका क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए इनपुट इम्पिडेंस जो है, इनपुट इम्पिडेंस के बारे में बताऊं मैं, तो उसकी वैल्यू जितनी हाई होगी लोडिंग इफेक्ट उतना कम होगा। देखिए क्या होता है कि जब कोई वोल्ट मीटर मेजर कर रहा होता है ना, जब कोई वोल्ट मीटर मेजरमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसकी इनपुट इम्पिडेंस जो होती है, उसकी इनपुट इम्पिडेंस उसके साथ जो मशीन लगा, मतलब जो लोड लगा होता है आरएल, वो पैरेलल में काम करता है। अब वोल्ट मीटर क्या करेगा पता है? इसका वोल्टेज नहीं बताएगा, वोल्ट मीटर इन दोनों का पैरेलल करेगा और फिर आपको फाइनल वोल्टेज बताएगा। अब वोल्ट मीटर अगर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी उसने किया आर एम इंटू आर एल डिवाइडेड बाई आर एम प्लस आर एल, ऐसा, ये करने के बाद जो ये रीडिंग बताएगा वो तो लेस ही होगी ना एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल रीडिंग। जितनी ओरिजिनल रीडिंग यहाँ पे आनी थी उसकी तुलना में तो ये लोअर रीडिंग ही बता पाएगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली जब दोनों का पैरेलल करोगे तो इससे छोटी वैल्यू का इक्विवेलेंट निकल के आएगा, तो वोल्टेज भी जो बताएगा वो भी लोअर वैल्यू का बताएगा, तो जिससे कि दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में जो इम्पिडेंस है उसको जितना हाई, इनपुट इम्पिडेंस जो है इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। जितना हाई रखोगे उतना फायदा है, लोडिंग इफेक्ट वहां से कम हो जाएगी। शुड बी वेरी हाई, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी हाई ही लिख सकते हैं। मैच विद इन इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट नहीं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन में बिना कोई मिस्टेक के, ठीक। चलिए ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं जरा। अभी हम लोग पहुंचेंगे अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखता है इन द केस ऑफ वायर वाउंड स्ट्रेन गेजेस, वायर वाउंड स्ट्रेन गेज का कंडीशन है, बोलता है द चेंज इन रेजिस्टेंस अंडर द स्ट्रेन्ड कंडीशन इज मेनली ऑन एन अकाउंट ऑफ द चेंज इन रेजिस्टेंस अंडर द स्ट्रेन्ड कंडीशन is mainly due to which of the following, is mainly due to which of the following, change in the diameter of wire। देखिए R is equals to रो L by A का सीन है, ठीक है। तो मैं चेंज इन रेजिस्टेंस की बात अगर करूं तो ये हो जाएगा चेंज इन रो मल्टीप्लाइड विथ, चलो रो तो कांस्टेंट ही होता है, तो चेंज इन लेंथ चेंज इन एरिया, ठीक है। चेंज इन रो मत लिख दीजिएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। रो मल्टीप्लाइड विथ चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन एरिया, ठीक है। तो बोलता है कि अंडर स्ट्रेन्ड कंडीशन इज मेनली ऑन द अकाउंट ऑफ, ठीक, वायर बाउंड स्ट्रेन गेजेस है और उसको स्ट्रेन की कंडीशन पे अगर आप देखो तो किस अकाउंट पर किस हिसाब से इसमें चेंज जो है वो दिखता है, ठीक। तो एक काम करिए, इस पर जो स्ट्रेस जो लग रहा है उसके हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी आर बाई डी ऑफ एस, ठीक है। इस हिसाब से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। चलिए इसको मैं हटाता हूँ, प्रॉपरली लिखता हूँ। सो डिफरेंशिएट कर दीजिए इस पूरे को ना, इस पूरे सेगमेंट को ना डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। क्या एक्सप्रेशन आएगा? तो चेंज इन लेंथ चेंज इन एरिया इन सब के हिसाब से इसको लिख लीजिएगा। तो ये एक्सप्रेशन देगा
रो बाई ए इंटू डेल एल बाई डेल ए, है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन एरिया। आर के हिसाब से ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है, डेल एस के हिसाब से, ठीक है, डेल ए नहीं होगा, डेल एस होगा। और यहाँ से साइन पुट कर दीजिए आप माइनस का, माइनस, तो डी एस के रिस्पेक्ट में हम मुझको इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो ये हो जाएगा डेल एल बाई डेल एस, ये इधर हो जाएगा, और दूसरी तरफ हो जाएगा मेरे पास डेल एल अपॉन ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एल बाई ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ डी एल बाई ए का स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे, और फिर ये डेल ए बाई डी एस हो जाएगा, डी एल बाई डी एस, डी ए बाई डी एस इधर से हो गया, इसको अपॉन में अगर मैं लेके गया तो ये हो जाएगा एल बाई ए, एल बाई ए, ठीक है, प्लस एल बाई ए के फॉर्म में इसको लिखेंगे हम लोग, और रो का फैक्टर जो है वो भी यहाँ पे होगा, ये एक्सप्रेशन ठीक है क्या? इस एक्सप्रेशन को एक बार चेक करते हैं, देखें जरा ये वाला एक्सप्रेशन अपन ने सही लिखा है क्या? ठीक है, तो ये हो जाएगा रो बाई ए को तो अपन चलो यहाँ से बाहर कर देते हैं, डी एल बाई डी एस के फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया यहाँ से, है ना, डी एल बाई डी एस के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस ये वाला आ जाएगा रो एल बाई ए का स्क्वायर, ठीक है, फिर डी ए बाई डी एस प्लस एल बाई ए, ठीक है ना, फिर डी ए बाई डी एस प्लस एल बाई ए, डेल रो बाई डेल एस हो जाएगा, डी ए बाई डी एस प्लस एल बाई ए डेल रो बाई डी एस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इस फॉर्म में ये पूरा एक्सप्रेशन टूटेगा। अब इसको क्या करो, आर से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग द एंटायर एक्सप्रेशन विथ आर। ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में ये सब करने की आपको जरूरत नहीं, अभी बस सिर्फ समझने के लिए। सो डिवाइडिंग द एंटायर एक्सप्रेशन बाय आर, इसको आर से डिवाइड कर देंगे, ये 1 अपॉन आर के फॉर्म में ये पूरा डेटा आ जाएगा, और इसको आप लिखोगे डी आर बाई डी एस के फॉर्म में, यानी कि 1 बाई आर इंटू डी आर बाई डी एस, है ना, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको क्या क्या वैसे डेटा दिया हुआ है, देखिए, चेंज इन द डायमीटर ऑफ वायर बोलता है, चेंज इन द लेंथ ऑफ वायर, चेंज इन बोथ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर, लास्ट ऑप्शन बोलता है कि चेंज इन रेजिस्टिविटी, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, एट द एंड ये डी एल बाई डी ए के फॉर्म में भी तो आएगा ना, तो मतलब चेंज इन द लेंथ भी हो रहा है और चेंज इन एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, तो चेंज इन लेंथ और चेंज इन एरिया, एरिया में चेंज मतलब डायमीटर में चेंज, एरिया में चेंज मतलब क्रॉस सेक्शन के एरिया में चेंज की बात कर रहा है, तो मतलब डायमीटर के चेंज के हिसाब से भी ये वेरी करेगा, तो वही उसका राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी जो है, दिस हैज़ टू बी इट्स राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, 1 अपॉन ए डेल डेल बाई डेल एस, इस हिसाब से डेल ए अपॉन डेल एस के फॉर्म में ये डेटा आपका दिखेगा, है ना, प्लस 1 अपॉन रो डेल रो बाई डेल एस के फॉर्म में आएगा, ठीक है, 1 अपॉन रो डेल रो बाई डेल एस के फॉर्म में, ठीक। तो उससे हमको समझ में आएगा कि बोथ चेंज इन लेंथ चेंज इन डायमीटर दोनों पर ही ये डिपेंड करेगा। चलिए बेस्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन बोलता है डैश इज कॉज्ड बाय द केयरलेस हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें से कौन सा एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स की केयरलेस हैंडलिंग की वजह से होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो सिस्टमैटिक एरर जो है उसको हम लोग देख चुके हैं, रैंडम एरर जो होता है उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि रैंडम एरर भी ऐसी स्पॉन्टेनियसली ऑकर होता है सिस्टम के अंदर, ठीक है, कोई डायरेक्शन ऐसा स्पेसिफिक नहीं रहता है, इरेगुलर टाइप का एरर होता है। सिस्टमैटिक को हम लोग देख लेंगे, डायरेक्शन स्पेसिफिक रहेगा, साइन स्पेसिफिक रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉपरली बताया रहेगा, तो बच गया यहाँ से ग्रॉस एरर, जो इस सवाल का आंसर होना चाहिए। ग्रॉस एरर जो होता है यही ह्यूमन बींग्स की गलती की वजह से होता है, ह्यूमन बींग्स की मिस्टेक की वजह से, कि अब सपोज कर लो कि कोई एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है और पैरेलल्स क्रिएट कर लिए, उसमें साइड से देख रहे हैं आप, साइड से देख रहे हैं तो रीडिंग एक्यूरेट नहीं दिखेगी ना, कभी वेइंग मशीन अगर आप देखेंगे ऐसा एनालॉग वाला, उस पर खड़े होंगे तो आप जो पर्सन खड़ा है उसको एग्जैक्ट रीडिंग दिखेगा और जो उसके एग्जैक्टली सामने खड़ा है वो एग्जैक्ट रीडिंग देखेगा। कोई साइड से देख रहा है तो उसका पैरेलल्स एरर की वजह से उसकी रीडिंग कुछ और ही दिखाई देगी उसको, ठीक है। तो सपोज कर लो या किसी ने लिखने में गलती कर दिया, लिखने में कुछ एरर कर दिया, तो इस टाइप के जितने भी एरर्स होते हैं केयरलेस हैंडलिंग वगैरह के हिसाब से वो सब ग्रॉस एरर में आते हैं, सब ह्यूमन एरर जो है वो सब उसी कैलकुलेशन मतलब उसी के हिसाब से आते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं ना सभी लोग, अपना मार्क्स जरूर से आप लोग देखते जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि
आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मार्क्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना और मार्क्स अपना जोड़ते चले जाना कि आपने स्कोर किया नहीं किया, ये दोनों चीज़ आपको पता रहे। अगर लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि उस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, तभी क्वेश्चन बनाने का कोई फायदा रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। डिग्री एट विच द इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द चेंजेस इन मेजर्ड वेरिएबल विदाउट डायनामिक एरर इज कॉल्ड। द डिग्री एट विच एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द चेंजेस इन द मेजर्ड वैल्यू। ठीक, तो इंस्ट्रूमेंट जो है कोई डायनामिक एरर शो किए बिना उस चीज की वैल्यू, उस क्वांटिटी की वैल्यू जो है उसमें जो वेरिएशन है उसके साथ उसको शो कर रहा है। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट है आपका वो इंडिकेट कर रहा है कि मेजर्ड वैल्यू में कितने के चेंजेस हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी टाइप का डायनामिक एरर नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं फिडेलिटी। इस कंडीशन को फिडेलिटी के फॉर्म में समझा जाता है। ठीक है, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स नहीं बोलते हैं इस चीज को, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं, ये भी नहीं बोलते हैं, इट्स स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। फिडेलिटी जो है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसी कंडीशन को बोलते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट बिना डायनामिक एरर लिए या बिना डायनामिक एरर शो किए वो उस क्वांटिटी के अंदर की जो वेरिएशंस है उसको शो कर पा रहा है, अगर उसको मेजर कर पा रहा है, उसको शो कर पा रहा है, उसकी चेंजेस को दिखा रहा है, तो फिर दैट टर्म इज फिडेलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां से आता है हमारा अगला सवाल, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर बिलो 1। देखिए क्वालिटी फैक्टर के लिए शायद कल की क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हेज ब्रिज वगैरह के बारे में, वेन ब्रिज फ्रीक्वेंसी के लिए, ऐसा करके मैंने आपको बताया था। ठीक है, शायद आपको वो याद होगा। चलिए इसमें से अभी बाकी जो है उनको हम लोग एक बार फिर से डिफाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन सा किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक, तो मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज दिया हुआ है, नाम से ही समझ में आ गया कि इसको इंडक्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज इंडक्टेंस मेजर करने के लिए यूज करेंगे, क्वालिटी फैक्टर के लिए तो उसको यूज ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे क्या? इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ब्रिज जो होता है, इंडक्टेंस और क्वालिटी फैक्टर के लिए भी करेंगे, लेकिन बिलो 10 के लिए यूज होता है। ठीक है, बिलो 10। और आपको क्या बोला? क्वालिटी फैक्टर बिलो 1 बोल रहा है, 1 से भी नीचे, मतलब और ज्यादा लोअर वैल्यू। मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज जो होगा ना, देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर जो दिया हुआ है मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज, इसको क्यू मेजर करने के लिए नहीं यूज करेंगे। पहली बात तो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ब्रिज होता तो बात अलग रहती है, अभी फिलहाल इंडक्टेंस ब्रिज की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्यू मेजर करने के लिए नहीं यूज करेंगे, केवल इंडक्टेंस के लिए यूज करेंगे। इसको क्वालिटी फैक्टर मेजर नहीं करवा सकते हो आप इससे, तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पर। फिर हो गया हेज ब्रिज। भाई हेज ब्रिज का क्या सीन है? इंडक्टेंस और क्वालिटी फैक्टर अबव 10 बताएगा वो आपको, अबव 10, 10 से ऊपर का अगर होगा इंडक्टेंस एंड क्यू फैक्टर अबव 10 ग्रेटर देन 10, उसके मेजरमेंट के लिए आप हेज ब्रिज का यूज कर सकते हो। तो ये दोनों तो आउट हो गए। व्हीटस्टोन ब्रिज मुझे लगता है कि कल ही हम लोग पढ़े थे, वो आपको ध्यान में होगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो आप आंसर नहीं करेंगे। अब रह गया इस सब में से एक ब्रिज, दैट इज द एंडरसन्स ब्रिज। एंडरसन्स ब्रिज ही इस सवाल के अंदर का राइट आंसर है। ठीक है, तो इंडक्टेंस और क्यू फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 अगर आपको मेजर करना है तो एंडरसन्स ब्रिज यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, लो रेंज ऑफ लेस लोअर वैल्यू दैट इज बिलो 1, इसके लिए एंडरसन्स ब्रिज इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़िया, 13th क्वेश्चन पे पहुंच गए। 2 क्वेश्चन दूर है और मस्त तरीके से सॉल्व करिएगा। कोई अगर 15 आउट ऑफ 15 पूरा स्कोर करे तो मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि सर 15 आउट ऑफ 15 हो गया स्कोर। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि अंडर द ऑपरेटिंग कंडीशन द सेकेंडरी ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड बिकॉज। ऑपरेटिंग कंडीशन में सेकेंडरी ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर जो है उसको हमेशा ओपन सर्किट रखते हैं, शॉर्ट सर्किट रखते हैं, शॉर्ट सर्किट रखते हैं। भाई ओपन अगर गलती से कर दिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और जो ओपन करेगा सबसे पहले तो उसी को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो प्राइमरी एनर्जाइज्ड है और सेकेंडरी को ओपन कर दिए तो सोचिए क्या क्या हो जाएगा वहां पे। सबसे पहला चीज की प्राइमरी की पूरी करंट जो है, पूरी की पूरी प्राइमरी करंट मैग्नेटाइजेशन करंट में बदल जाएगी। 2 सबसे बड़ी दिक्कत है मैं बताऊं, पूरी प्राइमरी करंट मैग्नेटाइजेशन करंट के तौर पे एक्ट करने लग जाएगी। इसका मतलब जो कोर होगा वो तो अपने सैचुरेशन स्टेट को तुरंत ही रीच कर जाएगा, और वो सैचुरेशन इतना भयंकर होगा कि उसको वापस से उसके ओरिजिनल अपने पुराने वर्किंग स्टेट तक लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसको वापस से रीस्टोर नहीं कर सकते आप उसकी कोर को, तो वो इस लेवल तक सैचुरेट हो जाएगा। पहला
दूसरी दिक्कत क्या होगा कि वहां पर अब चूंकि वहां पर इससे क्या हो रहा है कि जो इंड्यूस्ड फ्लक्स है उसकी भी मैग्नीट्यूड देखिए, एमएफ इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू मैक्सिमम पे चली गई, एमएफ अपना मैक्सिमम हो गया, तो जो फ्लक्स भेज रहा है वो भी मैक्सिमम पर रहेगा, उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सेकेंडरी पर रहेगी वो भी मैक्सिमम पे रहेगी। तो इतना हैवी वोल्टेज आपको सेकेंडरी पर मिलने लग जाएगा कि ना उसको इंसुलेशन हैंडल कर पाएगा, ना वो बंदा जिसने उसको ओपन किया है। ठीक है, दोनों ही हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब दोनों में से पहले कौन टूटेगा वो देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकेंडरी ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड। क्यों? इट प्रोटेक्ट्स द प्राइमरी सर्किट, इट इज सेफ फॉर द लिविंग बींग्स, इट अवॉइड्स द कोर सैचुरेशन एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन। हाँ, इसी कारण की मैं बात कर रहा था। ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं होगा ये बताइए? इस क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर में ऑल ऑफ द अबव डी क्यों नहीं टिक हो सकता है? लिखा है ना, इट इज सेफ फॉर लिविंग बींग्स अंडर द ऑपरेटिंग कंडीशन, सेकेंडरी ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, उसको हमेशा शॉर्ट सर्किट स्टेट पे क्यों रखते हैं? इट प्रोटेक्ट्स द प्राइमरी सर्किट, इट अवॉइड्स द कोर सैचुरेशन। अच्छा, इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से डी ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते हम लोग? नहीं तो डी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाता है, बट इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से डी जो है वो इनवैलिड आंसर हो जाता है। क्या आप पहचान सकते हैं क्या कि कौन से ऑप्शन की वजह से मैंने डी को टिक नहीं किया? कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो जिसकी वजह से सारे स्टेटमेंट सही नहीं हो रहे हैं, कहीं पे एक कुछ कमी पड़ जा रही है। ठीक है, इसीलिए इस सवाल में सी ऑप्शन को मैंने राइट आंसर के तौर पे टिक किया हुआ है। ठीक, वो ऑप्शन अगर थोड़ा सा सुधर जाता तो हम लोग डी को टिक कर देते, ऑल ऑफ द अबव, बाकी सब तो ठीक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि कौन से ऑप्शन की वजह से ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल यहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कैलकुलेशन का है, मजा आएगा। लिखा हुआ है द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज फाउंड आउट बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक, उसकी क्यूब की डेंसिटी हम लोग फाइंड कर रहे हैं मास और लेंथ ऑफ इट्स साइड के बेसिस पे। ठीक है, डेंसिटी को हम लोग क्या बताते हैं? डेंसिटी डी जो है इसका एक्सप्रेशन हम लोग बताते हैं मास अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से, या फिर मास अपॉन लेंथ के क्यूब के हिसाब से। ठीक है, दोनों में से, क्योंकि मास और लेंथ का डेटा मुझे दिया है तो मैं मास और लेंथ के हिसाब से ही लिख दिया इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 3% एंड 2%, तो भाई मास का जब मेजरमेंट करें डेल एम अपॉन एम, तो ये एरर कितने का दे रहा है? 3% का। सिमिलरली जब मैं डेल एल अपॉन एल की वैल्यू बता रहा हूँ तो ये मुझे 2% का एरर बता रहा है रेस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी हाउ मच? मैक्सिमम एरर जो आएगा डेंसिटी के मेजरमेंट में, तो इसको रिफ्लेक्ट करेंगे हम लोग डेल ऑफ डेंसिटी अपॉन इनिशियल। ठीक, डेल ऑफ डी अपॉन डी के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो एम अपॉन एल क्यूब के फॉर्म में मेरा डी का एक्सप्रेशन जो है वो निकल के आता है यहाँ पे। तो इसको अब मैं कैसे लिखूंगा? एम बाई एल स्क्वायर, एल क्यूब के फॉर्म में तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डेल ऑफ एम अपॉन एम, यानी कि 3% जो मुझको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मास की मेजरमेंट में जो एरर हो रहा है, मैक्सिमम एरर जो हो रहा है 3% का हो रहा है। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा सबसे पहले तो यहाँ पर, फिर उसके बाद और क्या पुट करना चाहिए मुझे? प्लस 3 टाइम्स ऑफ ये वाला एरर, लेंथ की मेजरमेंट का एरर, डेल एल अपॉन एल। इससे मुझे डेटा मिलेगा 3% प्लस 3 इंटू 2%, तो 3 टू हो गया 6 प्लस 3 9%। तो मेरे पास मैक्सिमम एरर जो आ रहा है मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी करने में, वो 9% का हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एरर जो पॉसिबल हो रहा है वो यहाँ से आ रहा है, जो कि मुझे कहाँ दिखता है? ऑप्शन सी पर। So this is the maximum possible error in this case. Maximum error available in the measurement of density for this given case is of 9%. Is of 9%. क्यूब का कंडीशन दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको भूलना नहीं। ठीक है, क्यूब का कंडीशन है। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पर स्टॉप करें। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कितना स्कोर आप लोगों ने किया और मस्त तरीके से सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऐप पर आपके लिए बढ़िया बढ़िया खूब सारी चीज़ें जो है वो आने वाली है जल्दी ही, तो बिल्कुल एकदम मस्त फुल ऑन प्रिपेयर करना है। एसएससी का डेट आपके पास है ऑलरेडी, पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी आपके पास है ऑलरेडी। आई बिलीव कि आप लोग एकदम मस्त तरीके से रोज़ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आ रही होगी, और कहीं पर ऐसा लगता है कि नहीं सर पढ़ाई थोड़ी ढीली पड़ रही है, थोड़ा सा कमी आ रहा है, बिल्कुल आप बताइए, बिल्कुल हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, और उसको इम्प्रूवमेंट लेकर के आएंगे, क्योंकि इस बार के एसएससी में आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। अगर इसी साल सेलेक्ट होने का इरादा है तो मुझे लगता है कि इसी साल सेलेक्ट होने का इरादा आप में से मैक्सिमम लोगों का होगा। ठीक है, तो जी जान लगा के पढ़ना है यार। ये 3-4 महीने जो हैं आपके पास, यही सब कुछ है, इसको वेस्ट मत होने देना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है।
मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और डेल्टा एकेडमी ऐप पर जरूर से जुड़िए। आपके लिए जो और बढ़िया सी क्लासेस, पोल बेस्ड जो सेशंस होंगे वो पूरे उस क्लास पर वहाँ पर डेल्टा एकेडमी के ऐप पर होने लग जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी। और संग्राम बैच आपके लिए एसएससी जेई की प्रिपरेशन करने का शानदार रास्ता रहेगा। मस्त तरीके से ऑन टाइम पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे और बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है उसके अंदर, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑफर भी 14 जनवरी तक एक्सटेंडेड है, तो मज़ा आएगा आपको। अब बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस पर ही आपको पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। 821 रुपये मुझे लगता है कि आपके करियर के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। और हाँ, जल्दी ही आप लोगों के लिए अब टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, तो और भरपूर मात्रा में आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस का मजा ले सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।